हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें दो इंडियन राइटर्स हैं, अमिताभ घोष एंड कमला दास। एंड इसके अलावा एक पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, बीएस नायपॉल। ये इंडिया के नहीं है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार नेशनैलिटी पूछी जाती है। सो ही इज नॉट एन इंडियन राइटर। ट्रिनिदाद से ये बिलोंग करते हैं। तो ये जो रिवीजन सीरीज है, ये सिर्फ जीआईसी या किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए हेल्पफुल नहीं है, बल्कि अगर आप में से कोई लोग नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि 25 जून नेट की डेट आ गई है। तो आप लोग उसमें भी अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग रिवीजन क्लास देख सकते हैं। तो आज की क्लास का पहला टॉपिक है अमिताभ घोष। काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली क्रोनोलॉजी में। तो हम पहले उसी को डिस्कस करते हैं। इनकी क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो कई बार आईबीएस ट्रायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, या इनके जो प्रेस्क्राइब्ड वर्क जो पब्लिश्ड वर्क है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका पहला वर्क है द सर्किल ऑफ रीजन, 1986 में आता है ये। नेक्स्ट द शैडो लाइन्स, 1988। नेक्स्ट वर्क इज इन एन एंटीक लैंड, 1992। इनके सारे ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई ऐसा वर्क नहीं है मैं कह सकती हूँ जो इंपॉर्टेंट नहीं है। The Calcutta Chromosome, 1995. The Glass Palace, 2000. The Hungry Tide, 2004. The Sea of Poppies, 2008. तो ये तीनों वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्क के लिए इन्हें कौन सा प्राइज मिला, या कौन से कैरेक्टर्स मैच के लिए भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कैरेक्टर किस वर्क में है। आईबीएस ट्रायोलॉजी की बात करें तो इसमें 3 वर्क आते हैं। सी ऑफ पॉपीज, published in the year 2008. Next is River of Smoke, published in the year 2011. And third is Flood of Fire, that is published in 2015. अभी आपको सारे वर्क्स दिखेंगे। इनका एक वर्क है 2021 में आता है, जंगल नामा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जंगल नामा। ये एक बुक है वर्ड्स में। तो जितने भी वर्ग हैं इन सबकी आप लिस्ट बना लीजिए और पब्लिकेशन ईयर को भी सामने लिखिए, मैच करने का आता है। इनका एक नॉन फिक्शन वर्क है द ग्रेट डिरैंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, 2016 का वर्क है। द नाइटमेयर्स कर्स, 2021 का है। स्मोक एंड एशेज, ये इनके रिसेंट वर्क है, 2023। रिसेंट वर्क है इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। स्मोक एंड एशेज नॉन फिक्शन वर्क है। यहाँ से आपको जितने भी वर्क दिख रहे हैं, ऑल दीज वर्क्स आर नॉन फिक्शन। वाइल्ड फिक्शन, पब्लिश्ड इन 2025, ये एसेज हैं। नॉन फिक्शन में आपको कुछ और वर्क दिखेंगे, जिसमें एक वर्क है इन एन एंटिक लैंड। ठीक है, इन एन एंटिक लैंड, ये भी वर्क इंपॉर्टेंट है। नाम आपको पता होना चाहिए किस राइटर का ये वर्क है। 1992 में ये वर्क पब्लिश होता है। इसके अलावा एक वर्क है डांसिंग इन कंबोडिया एंड एट लार्ज इन बर्मा। ये दोनों वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। द ग्रेट डिरैंचमेंट एंड द नटमिक्स कर्स। ओके, अब बात करते हैं आईबीएस ट्रायोलॉजी की। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईबीएस ट्रायोलॉजी के कई बार सीक्वेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको 3 वर्क देखने को मिलेंगे। पहला है सी ऑफ पॉपीज, 2008। रिवर ऑफ स्मोक, 2011। फ्लड ऑफ फायर, 2015। अगर हम प्लॉट की बात करें, जो सेटिंग है इंडियन ओशन इन द 1830s, इसकी सेटिंग है। और इसके नैरेटिव की बात करें तो ओपियम ट्रेड की बात करते हैं बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसके अलावा जो लेबरर्स की जो ट्रैफिकिंग होती है उसकी बात करते हैं, इंडेंटर्स लेबरर्स की ट्रैफिकिंग, और किन घटनाओं के कारण फर्स्ट ओपियम वॉर होता है। ठीक है, तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन तीनों नॉवेल्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इवन अमिताभ घोष के जितने भी वर्क हैं नॉवेल में, जिसमें द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कैलकाटा क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड एंड आईबीएस ट्रायोलॉजी के तीनों वर्क, द हंग्री टाइड, ये भी आपको पढ़ना है। यस, जंगल नामक की आप थोड़ी सी डिटेल पढ़ सकते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड आपको याद होना चाहिए। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिलता है द शैडो लाइन्स के लिए। ओके, द शैडो लाइन्स, इसका पब्लिकेशन ईयर था 1988, और इस वर्क के लिए इन्हें 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वर्क के लिए मिला, किस ईयर मिला। ओके, इसके अलावा इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिलता है। ठीक है,
ज्ञानपीठ अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है और 2018 में मिलता है। 54th ज्ञानपीठ अवार्ड आप कह सकते हैं विनर रहे हैं ये। 2007 में पद्मश्री मिलता है इन्हें। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इनके वर्क्स में थीम की बात करें तो इनके वर्क्स में आपको पोस्ट कोलोनिज्म एंड इंपीरियलिज्म की थीम देखने को मिलेगी। मीन्स व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनियल बॉर्डर्स एंड हिस्ट्री ऑन इंडिविजुअल लाइफ। नेक्स्ट थीम मिलती है नेशनलिज्म एंड मेमोरी की। सो इनके वर्क में आपको क्रिटी देखने को मिलेगा, क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल बाउंड्रीज एंड जिंगोइज्म। जिंगोइज्म मतलब शैलो पैट्रियोटिज्म। साइंस एंड मलेरिया, तो द कैलकाटा क्रोमोसोम में आपको ये थीम देखने को मिलेगी। द ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री, मेडिकल साइंस एंड मिस्ट्री, ये आपको देखने को मिलेगा द कैलकाटा क्रोमोसोम में। काफी बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको और भी चीजें समझाती जाऊंगी। तो प्राइमरी सेंट्रल थीम जो कि इनके वर्क्स में अक्सर देखने को मिलती है वो क्या है, तो मैंने आपको बताया था कल्चरल डिस्प्लेसमेंट, बॉर्डर्स एंड माइग्रेशन, ये थीम देखने को मिलेगी इनके वर्क्स में। इनका डेब्यू नॉवेल कौन सा है जो 1986 में आता है, तो अभी मैंने आपको बताया था डेब्यू नॉवेल है द सर्किल ऑफ रीजन। पब्लिकेशन ईयर अभी आप लोग को बताया गया था, पब्लिकेशन ईयर था 1986। फर्स्ट वर्क आपको याद रखना है, किसी भी राइटर का फर्स्ट वर्क लास्ट वर्क आपको याद रखना है। नॉट रिटन बाय अमिताभ घोष, तो मैंने आपको अभी काफी सारे वर्क बताए हैं। इंग्लिश ऑगस्ट, ये इनका वर्क नहीं है। तो ये वर्क किसने लिखा है, तो उपमन्यु चैटर्जी। नेट के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उपमन्यु चैटर्जी। नेक्स्ट है विच अवार्ड डिड अमिताभ घोष रिसीव फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन लिटरेचर इन 2018। तो अभी मैंने आपको बताया था ज्ञानपीठ अवार्ड इन्हें मिलता है 2018 में। इन इज essays such as those the in the Imam and the Indian, ये इनके ऐसे का नाम है। इसमें क्या प्रोपाउंड करते हैं, तो एंटी एसेंशियलिस्टिक व्यूज ऑफ प्लेस, इसे ये बताते हैं, प्रोपाउंड करते हैं। शैडो लाइन से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इनके जो वर्क हैं शैडो लाइंस, कैलकाटा क्रोमोसोम, यही सब काफी इंपॉर्टेंट है। विथ व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इज जक्सटापोज्ड विद द डाका वॉइड्स एंड द शैडो लाइन। तो क्या इवेंट होती है, क्या हिस्टोरिकल इवेंट होती है, तो 1964 का कैलकाटा राइट होता है। क्या होता है, 1964 का राइट होता है, ठीक है, कैलकाटा राइट। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। इसको अगर हम बात करें तो पहले तो आपको याद रखना है शैडो लाइंस को साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर के तौर पे। और इसमें आपको स्वदेशी मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पार्टीशन ऑफ इंडिया, कम्युनल राइट्स ऑफ 1963, 1964 देखने को मिलेगा। 63 से 64 में कुछ राइट्स, कुछ दंगे हुए थे कैलकाटा एंड ईस्ट पाकिस्तान में। तो कई बार आपसे बैकग्राउंड पूछा जाता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है गोइंग अवे, दूसरा पार्ट है कमिंग होम। ओके। और इसमें जो स्टोरी होती है वो दत्ता चौधरी की फैमिली है और प्रिंस फैमिली। तो दत्ता चौधरी और प्रिंस फैमिली दोनों आपको याद रखना है। इसमें नैरेटर है जो कि त्रिदीप को बहुत ज्यादा एडोर करता है, नैरेटर है, ठीक है। और उसके अंकल हैं, कजिन अंकल हैं त्रिदीप। तो त्रिदीप को बहुत ज्यादा चीजों की नॉलेज है, इसलिए नैरेटर त्रिदीप को बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसमें कम्युनल राइट्स ढाका के दिखाए गए हैं, वो आपको याद रखना है। इसमें कैरेक्टर्स है थम्मा, इला, मी, निक, माया देवी। तो ये सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें जो पार्ट्स है वो आपको याद रखने हैं। ओके। नेक्स्ट है हु इज नैरेटर्स अंकल, तो मैंने अभी आपको बताया त्रिदीप। व्हाट डू द शैडो लाइंस इन द नॉवेल्स टाइटल प्राइमरली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो बाउंड्रीज जो कि किसी भी इंडिविजुअल को और नेशंस को सेपरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था दत्ता चौधरी और प्रिंस फैमिली की बात हो रही है, तो दत्ता चौधरी जस्टिस है, ओके, और प्रिंस फैमिली जो है वो लंदन में रहती है। ओके। त्रिदीप कौन है, त्रिदीप नैरेटर की ग्रेट आंट माया देवी का बेटा है। और थम्मा मैंने आपको बताया ये हेड मिस्ट्रेस है, कैलकाटा में गर्ल्स स्कूल है उसमें हेड मिस्ट्रेस है। ओके। ईला एक लड़की है, ये नैरेटर की कजिन है। मे कौन है, मे प्रिंस फैमिली की डॉटर है। एंड निक एक कैरेक्टर है, ये प्रिंस फैमिली का सन है।
माया देवी नरेटर की ग्रैंड मदर की यंगर सिस्टर है और त्रिदीप की मदर है। इला द कैरेक्टर्स कजिन लिव्स अ लाइफ दैट रिप्रेजेंट। इला वो कैसी लाइफ जीती है, तो हम देखते हैं कॉस्मोपॉलिटन एलिनेशन एंड रूटलेसनेस। ऐसी लाइफ जीती है जो एलिनेटेड होती है, जो रूटलेसनेस दिखाती है इनकी लाइफ में, ठीक है। विच लिटरेरी डिवाइसेस हैवली यूज्ड इन शैडो लाइंस टू कनेक्ट मेमोरी एंड डिस्टेंस। तो आपको इसमें नॉन लीनियर नैरेटिव देखने को मिलेगा मेमोरी एंड टाइम का, मतलब स्टोरी एक लीनियर फॉर्म में नहीं दिखाई गई है, नॉन लीनियर फॉर्म में है। अब नेक्स्ट वर्क जो है वो है कैलकाटा क्रोमोसोम, ठीक है। 1995 में वर्क आता है। तो यहाँ से आपको ये पहले तो याद रखना है कि इसकी सेटिंग कहाँ है, तो कैलकाटा में है और न्यूयॉर्क में सेटिंग है। और ये बुक बेस्ड है सर रोनाल्ड रॉस की लाइफ पे। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, नेट के एग्जाम में बना था। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है जिन्होंने मलेरिया रिसर्च की थी, ओके। मलेरिया रिसर्च की थी 1898 में, और इसके लिए इन्हें काफ़ी, आप कह सकते हैं, एक्लेमेशन मिला, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए ये। इस वर्क को ऑथर सी क्लार्क अवार्ड मिलता है 1997 में, ऑर्थर सी क्लार्क अवार्ड। हालांकि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। तो इसमें हम देखते हैं अंतर नाम का एक कैरेक्टर है जिससे स्टोरी शुरुआत होती है, और न्यूयॉर्क में भी कुछ स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। और अंतर यहाँ पे मुर्गन के कुछ मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कहाँ पे? कैलकाटा में। तो कैरेक्टर्स आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुर्गन नाम का कैरेक्टर है, अंतर है, और रोनाल्ड रॉस की जो रिसर्च है उसको ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुर्गन कौन है? ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ द लाइफ वॉच ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गायब हो गया है, मतलब मुर्गन गायब हो गया है कहीं। और कहाँ चला गया है? तो मुर्गन को सर रोनाल्ड रॉस की जो रिसर्च है, जो उनकी लाइफ है, उससे बहुत ज़्यादा फैसिनेशन था, और यहाँ पे अंतर मुर्गन को खोजने की कोशिश कर रहा था, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कौन सी हिस्टोरिकल डिस्कवरी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो मलेरिया पैरासाइट ट्रांसमिशन बाय रोनाल्ड रॉस। सेंट्रल प्रोटोगोनिस्ट जो कि इन्वेस्टिगेट करता है मुर्गन की लाइफ पे, तो अंतर है, मैंने बताया। कैलकाटा क्रोमोसोम मास्टरफुली ब्लेंड्स मिस्ट्री, साइंस फिक्शन एंड, तो और क्या है? हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। जो टर्म है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है? तो क्रोमोसोम का मतलब होता है जेनेटिक म्यूटेशन एंड द परसिस्टेंस ऑफ नॉलेज। व्हाट इज द मोटिव ऑफ मिस्टीरियस ग्रुप सेंटर्ड अराउंड मंगला? तो मंगला के चारों तरफ एक मिस्टीरियस ग्रुप बनाया गया था, उसका क्या रीजन था? तो टू क्रिएट अ डिजीज फ्री वर्ल्ड, सॉरी, टू अचीव इमोर्टैलिटी बाय ट्रांसफरिंग पर्सनैलिटीज। इसका आंसर होगा बी, सॉरी, दिस इज नॉट राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, टू अचीव इमोर्टैलिटी बाय ट्रांसफरिंग पर्सनैलिटीज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हंग्री टाइड। तो जो वर्क है यहाँ से आप लोग थोड़ा सा एक बार कुछ पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को देख लेंगे, बाकी पब्लिकेशन ये आपको देखनी है। हंग्री टाइड, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है सेटिंग के बेस पे। तो ये नॉवेल पब्लिश होता है 2004 में, और इसे मिलता है 2004 का हच क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड फॉर फिक्शन। इसकी सेटिंग है सुंदरबन में, सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंग्री टाइड में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो मेन कैरेक्टर्स मैं आपको बता दे रही हूँ। एक कैरेक्टर है पियाली रॉय, ठीक है, पिया रॉय या पियोली रॉय, ये कैरेक्टर है, और ये एक मैरीन बायोलॉजिस्ट है। इसके अलावा एक है केनाई दत्त, ये भी एक कैरेक्टर है, ओके। Which historical tragedy serves as a haunting backdrop for the residents of the Tide country in the novel? तो कौन सी हिस्टोरिकल ट्रेजेडी होती है? तो यहाँ पे मोरिज़ेपी मैसाकर होता है, ठीक है। मोरिज़ेपी मैसाकर 1978 से 1979 के बीच ये मैसाकर होता है, जिसमें गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने बहुत सारे बंगाली रिफ्यूजीज को वहां से जबरदस्ती हटा दिया था,
तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एनवायरमेंटलिज्म की थोड़ी सी थीम देखने को मिलेगी। और इस स्टोरी में ये दिखाया जाता है कि पियाली रॉय जो कि एक बंगाली इंडियन डिसेंट है, वो आती है यहाँ पे सुंदरबंस में कुछ अपनी रिसर्च के लिए। वहां पे वो एक ट्रांसलेटर और बिजनेसमैन को मिलती है, कनाई दत्त नाम है इनका। जब ये आती हैं तो इनके लिए एक बोट हायर की जाती है ताकि डॉल्फिन्स को देखने जा सकें। लेकिन ड्यू टू सम डिजास्टरस इंसिडेंट इनकी बोट पलट जाती है और चली जाती है ऐसी वाटर में जहाँ पे क्रोकोडाइल्स होते हैं। तो वहां पे एक फिशरमैन आता है जिसका नाम होता है फकीर, ये इन्हें बचा। ठीक है। और फकीर इनकी रिसर्च में भी काफी हेल्प करता है, एक ट्रांसलेटर को ढूंढता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था। तो ये स्टोरी है, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। विच लैंग्वेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कम्युनिकेशन बिटवीन पिया एंड फकीर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था फकीर एक फिशरमैन है और इन लोगों के बीच कोई वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता, केवल गेस्चर्स के माध्यम से या जो वर्क कर रहे हैं साथ में उसके माध्यम से बातें होती है। ये हम कह सकते हैं एक कनेक्शन बनता है। इन द नॉवेल द एनवायरमेंट ऑफ द टाइट कंट्री, ये कैसा डिपिक्ट किया गया है? एनवायरमेंट डिपिक्ट किया गया है होस्टाइल, एक्टिव एंड लिविंग कैरेक्टर। मैंने आपको बताया एनवायरमेंटलिज्म आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वर्क इज एंटीक्लैंड। एंटीक्लैंड नॉन फिक्शन है। तो नॉन फिक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा वर्क है जो एक ट्रैवल राइटिंग है। इट इज ब्लेंड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड ट्रैवल राइटिंग। दो इजिप्शियन विलेजेस को दिखाया गया यहाँ पे, जिसका अमिताभ घोष का एक्सपीरियंस रहता है और वहीं की लाइफ को इन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पे दो नैरेटिव आपको देखने को मिलेंगे, एक एंथ्रोपोलॉजिकल नैरेटिव देखने को मिलेगा और सेकंड नैरेटिव आप देखेंगे कि जो पहले से ही थोड़ा सा पैरेलल होती है। ठीक है। इसमें इन्होंने 12th सेंचुरी जूइश मर्चेंट की हिस्ट्री को दिखाया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है अब्राहम बिन यीजू की, और इनके स्लेव्स हैं अशु एंड बोमा। ओके। तो यहाँ पे लताइफा नाम का एक इजिप्शियन विलेज है, लताइफा नाम। ओके। Which two countries from the primary geographical locations of this book? तो यहाँ पे इंडिया और इजिप्ट दो लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। The historical narrative of this book revolve around the merchant Abraham and his slave Boma। इनका स्लेव का नाम क्या है? बॉमा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑथर का? जब वे विजिट करते हैं इजिप्शियन विलेज ऑफ लताइफा, तो इनका मेन मोटिव क्या है? टू डू हिज पीएचडी एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मास्टर जी। ये कैरेक्टर है मास्टर जी, इनके थ्रू अमिताभ घोष क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? सो ही रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ओके। एक और वर्क था शुरुआत का, द सर्किल ऑफ रीजन। इसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ, 1986 में पब्लिश होता है। इसमें एक यंग प्रोटोगोनिस्ट है, अलू नाम है इनका, अलू। नेट में पूछा जाता है, नचिकेता बोस कैरेक्टर है और इनको टेररिस्ट होने का एक्यूजेशन लग जाता है, ही इज सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ टेररिस्ट। और एक एक्सप्लोजन होता है, इसकी वजह से इन्हें टेररिस्ट माना गया है। तो ये इंडिया छोड़ के जाते हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट जाते हैं ताकि वो सेफ्टी में रह सकें। तो इसमें आपको फेबल और पिकारस फिक्शन के एलिमेंट देखने को मिलेंगे और इसमें आपको इंटरटेक्चुअलिटी भी देखने को मिलेगी। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सत्व, राजस एंड तमस। सत्व, राजस, तमस। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो डीप में पढ़ लेंगे एक बार। सत्व मतलब रीजन, राजस पैशन एंड तमस डेथ। और इसमें आपको ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट की थीम देखने को मिलेगी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की थीम देखने को मिलेगी। ओके। अब आइबिस ट्रिलॉजी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है वो आपको ये पता करना है कि आइबिस ट्रिलॉजी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ओपियम वॉर। ओके। नेक्स्ट है आइबिस, ये किसका नेम है? आइबिस नेम किसका है? तो एक शिप है जो कि इंडेंचर्स लेबरर्स को और ओपियम को कैरी कर रही है। तो आइबिस नेम इस शिप का है। Which character escapes her oppressive जमींदार husband and joins the ibis as an indentured laborer? तो डीसी नाम की कैरेक्टर है।
तो इस स्टोरी में हम देखते हैं मेन कैरेक्टर दीति है जो कि ऑर्डिनरी विलेज वुमेन है और एक अमेरिकन सेलर है जिसका नाम है जैचरी रेड। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दीति है ये एक पायस लेडी है और एक अच्छी हाउसवाइफ है। हुकुमचंद से इनकी शादी होती है जो कि एक वर्कर है गाजीपुर ओपियम फैक्ट्री में। एंड इन्हें पता चलता है इनकी वेडिंग नाइट पे ही वॉज ड्रग्ड ओपियम बाय हर मदर इन लॉ। ठीक है, तो जब इनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है ये अपनी इनकी डॉटर है कबूतरी नाम है उसको अपने रिलेटिव के साथ ही भेज देती हैं और इनको फोर्स किया जाता है कि सती रिचुअल करें, लेकिन ये नहीं करती हैं। इनकी हेल्प करता है एक अनटचेबल कास्ट का व्यक्ति, कलुआ नाम था जिसका, जो रेस्क्यू करने में इनकी मदद करता है। ये लोग भाग के जाते हैं और क्योंकि हाई कास्ट के लोग रहते हैं और ये लो कास्ट का रहता है कलुआ, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इसे और इसलिए फिर ये लोग भागते हैं इबिस शिप से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये इसकी थीम है। कलकत्ता से मॉरिशस की स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। इबिस में ये लोग जाते हैं और यहाँ पे जैचरी रेड मैंने आपको बताया था अमेरिकन सेलर है। नील रतन हाल्डर हैं एक वेल्दी और अनवर्डली राजा हैं। ओके, कई बार इस यहाँ पे गंगा रिवर का भी जिक्र किया गया है। ये बताया कि गंगा रिवर को नील नदी से कंपेयर किया जाता है। who among is not following central character ibis trilogy? तो मुर्गन नहीं है, मुर्गन अभी मैंने आपको बताया था कैलकाटा क्रोमोसोम में। What is the central economic commodity driving the plot and destiny? तो यहाँ पे ओपीएम है इकोनॉमिक कमोडिटी जो आपको देखने को मिलती है। सो दीज वर सम क्वेश्चंस एमसीक्यूज। कुछ और भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। एक मैंने आपको वर्क बताया था जंगलनामा। जंगलनामा एक ग्राफिक वर्स नॉवेल है, ग्राफिक वर्स नॉवेल जिसकी इलिस्ट्रेशन की है पाकिस्तानी अमेरिकन आर्टिस्ट सलमान तूर ने। मतलब जो उसमें बनाया है जो भी इलिस्ट्रेशंस वो सलमान तूर ने किया है। और सुंदरबन की यहाँ पे सुंदरबन रीजन्स की स्टोरी दिखाई गई है। यहाँ पे बून बीबी एक फॉरेस्ट गॉडेस का जिक्र किया गया है, बून बीबी। ओके, इसके अलावा यहाँ पे एक वर्क मैंने आपको बताया था स्मोक्स एंड एशेज। ये नॉन फिक्शन वर्क है और इसमें अमिताभ घोष ओपीएम की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं और कॉलोनियल हिस्ट्री को फोकस करते हैं। ही टॉक्स अबाउट लेगेसी इन इंडिया एंड चाइना। फर्स्ट ओपियम वॉर की भी ये बात करते हैं कि फर्स्ट ओपियम वॉर क्यों हुआ। और इनकी कुछ और भी नॉन फिक्शन है जिसमें मैंने आपको एंटिक लैंड इन एन एंटिक लैंड एंड डांसिंग इन कंबोडिया की बात की थी। तो ये कुछ वर्क्स हैं जो आपको नोट करने हैं। इनकी अगर वर्क्स की मैं थीम बताऊं तो क्लाइमेट चेंज इनके वर्क में आपको काफ़ी देखने को मिलता है। इनका एक वर्क है गन आइलैंड, इसमें क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन माइग्रेशन की थीम देखने को मिलती है। इनकी जो ओवरऑल जितने भी वर्क्स हैं उसमें आपको याद रखना है द शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, आइबिस ट्रायलॉजी, तीनों पार्ट आपको याद रखना है। द कैलकाटा क्रोमोसोम्स, द ग्लास पैलेस। ग्लास पैलेस भी स्टोरी काफ़ी कंफ्यूजिंग है सभी स्टूडेंट्स के लिए। हिस्टोरिकल नॉवेल है, ये आपको याद रखना है। इस वर्क की सेटिंग होती है बर्मा, बंगाल, इंडिया एंड मलेशिया में। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर का टाइमलाइन यहाँ पे दिया गया है। राजकुमार यहाँ पे कैरेक्टर है 11 ईयर ओल्ड बॉय राजकुमार। सो दिस वाज ऑल अबाउट अमिताभ घोष जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था, जो कि पूछा जा सकता है। बाकी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग एक बार विकिपीडिया वगैरह से पढ़ सकते हैं या किसी और सोर्स से। नाउ नेक्स्ट राइटर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है वीएस नायपॉल। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बने हैं अलग अलग एग्जाम में, तो हम डिस्कस करेंगे इनके वर्क, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्रोनोलॉजी की भी बात करेंगे। वीएस नायपॉल का पूरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम है इनका सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल। ओके, इनका जन्म होता है त्रिनिदाद में, ये आप याद रखेंगे। और किस ईयर में होता है तो 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। इनका जन्म होता है 1932 में। 1932 से 2018 इनका टाइम लाइन है। 2001 में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है, काफी बार पूछा गया है। जितने भी राइटर्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, साहित्य अकेडमी, ये सब आप याद करके रखिए।
इन्हें बुकर प्राइज मिलता है तो किस वर्क के लिए मिलता है? इन अ फ्री स्टेट के लिए। ओके, 1971 में मिलता है। 1971 में मिलता है बुकर प्राइज इन अ फ्री स्टेट के लिए। ही वॉज बोर्न इन विच प्लेस? तो त्रिनिदाद में इनका जन्म होता है। एंड अगर मैं बात करूं इनकी जॉनरा की, तो ये नॉवलिस्ट हैं, ट्रैवल राइटर हैं और ऐसे भी लिखते हैं। नेशनैलिटी इनकी ट्रिनिदाद की है और ब्रिटेन की भी है, तो दोनों जगह की है। 1954 में ये लंदन चले जाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, 1954 में लंदन चले जाते हैं। इनकी फैमिली ओरिजिनली कहाँ से आती है? तो इनकी फैमिली ओरिजिनली इंडिया से आती है। इसलिए कई बार इंडियन लिटरेचर में भी आप इनको देखते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इंडियन लिटरेचर से अलग ही हम इनको पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ की थी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गई थी। ही अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। इनके फादर किस पोस्ट पे थे? तो इनके फादर एक राइटर थे और जर्नलिस्ट थे। त्रिनिदाद गार्जियन के आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूटरी एक राइटर रहे हैं। त्रिनिदाद गार्जियन। ओके, विच नॉवेल इज बेस्ड ऑन नाइपॉल्स फादर? तो अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। इंपॉर्टेंट नॉवेल है और ऑलमोस्ट बहुत सारे यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हम देखते हैं प्रिस्क्राइब्ड है। 1961। प्रोटोगोनिस्ट कौन है? तो मोहन बिस्वास। इसकी स्टोरी आप लोग पढ़ सकते हैं। द हाउस इन अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास से क्या सिंबलाइज करता है? तो आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। विच नॉवेल ओपन्स विद द वर्ड इज व्हाट इट इज? वो द वर्ड इज व्हाट इट इज इसकी स्टार्टिंग होती है अ बेंड इन द रिवर। बेंड इन द रिवर नॉवेल की नरेटर कौन है? बेंड इन द रिवर तो सलीम है। इस वर्क को शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए भी 1979। बुकर प्राइज शॉर्टलिस्टेड। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सेटिंग की, तो अफ्रीकन कंट्री में इसकी सेटिंग है। नरेटर का नाम है सलीम, जो कि एक इंडियन मुस्लिम है और शॉपकीपर है। और सलीम की क्या ऑब्जर्वेशन रहती है, जो कि वो देखता है अफ्रीका में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं एक आउटसाइडर की नजर से, वो दिखाया गया है। और जब ये वहां पे जाता है तो वो ये देखता है कि जो इसका टाउन है वो गोस्ट टाउन बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सलीम की स्टोरी देखते हैं, जो कि मेन कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। इंडियन कम्युनिटी में कैसे वो ग्रो होता है, और जो सेटिंग है वो आपको अफ्रीका की दिखेगी, लेकिन उसे अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। वो एक बिजनेस बाय करता है नजरुद्दीन से। ठीक है, एट अ बेंड इन द रिवर। तो यहाँ पे टाइटल आप समझ गए कहाँ से आ रहा है, अ बेंड इन द रिवर, जो कि अफ्रीका का सेंटर पार्ट माना गया है। और जब ये जाता है वहां पे तो उसे ये टाउन गोस्ट टाउन दिखता है। बेंड इन द रिवर इसकी सेटिंग कहाँ है? तो अफ्रीका में इसकी सेटिंग है। विच नॉवेल डील्स एक्सटेंसिवली विद पोस्ट इंडिपेंडेंस अफ्रीका? पोस्ट इंडिपेंडेंस अफ्रीका इसकी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी अ बेंड इन द रिवर में। नेक्स्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, द मिमिक मैन। 1967 का ये वर्क है और इसका जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है वो है राल्फ सिंह। राल्फ सिंह का पूरा नाम है राल्फ रंजीत कृपाल सिंह। फर्स्ट पर्सन नैरेटर यहाँ पे है और इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बताई गई है, तो ये आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है आपको। द मिमिक मैन एक्सप्लोर, क्या मिमिक मैन एक्सप्लोर करता है? तो मिमिक्री, अगर आपको याद हो टर्म, कॉलोनियल मिमिक्री और आइडेंटिटी क्राइसिस को दिखाता है। ओके, यहाँ पे हम राल्फ सिंह की स्टोरी देखते हैं, जो कि एक इंडो कैरेबियन पॉलिटिशियन है इजाबेला नाम की जगह से, और फर्स्ट पर्सन में स्टोरी बता रहा है। इसमें दिखाया गया है कि वो एग्जाइल के दौरान लंदन में रहता है और वो पॉलिटिकल मेमोयर लिखने की कोशिश कर रहा है। ओके, और ये जो मेमोयर है वो बहुत पर्सनल लेवल पे चला जाता है। अपने फ्लैशबैक के माध्यम से वो बहुत सारी अपनी लाइफ की घटनाएं बताता है, अपने चाइल्डहुड की, अपनी मैरिड लाइफ की। फर्स्ट पब्लिश इनका वर्क कौन सा है? तो मिस्टिक मैसूर, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। द मिस्टिक मैसूर 1957 में ये वर्क आता है। इनके वर्क की क्रोनोलॉजी आप याद रखेंगे। द मिस्टिक मैसूर एक कॉमिक नॉवेल है ये, और इसमें आपको जो कैरेक्टर मिलेगा गणेश
राम सुमेर। गणेश राम सुमेर। कॉमिक नॉवेल है, ये आप याद रखेंगे। मिगल स्ट्रीट, ये इनका एक और वर्क है। द सफरेज ऑफ एल्विरा पहले आता है 1958 में, थर्ड वर्क आता है 1959 में, मिगल स्ट्रीट। तो ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है, ठीक है। जो स्टोरीज है वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और यहाँ पे जो स्टोरी की सेटिंग है वो ट्रिनिदाद और टोबैको में, टोबैको दो दो जगह आप देखेंगे सेटिंग। इसमें आप कुछ कैरेक्टर्स बिल्कुल डबलिनर्स के जैसे देखेंगे। डबलिनर्स ये भी जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। मिगल स्ट्रीट की सेटिंग कहाँ है? तो ट्रिनिदाद में है, अभी मैंने आपको बताया। विच नॉवेल सेटराइजेस इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स? द सफरेज ऑफ एल्विरा, ये वर्क क्रिटिसाइज करता है, सेटराइज करता है इलेक्शन और पॉलिटिक्स को। इस वर्क का पब्लिकेशन ईयर है 1957। ये एक कॉमिक नॉवेल है। कॉलोनियल ट्रिनिदाद में इसकी सेटिंग है और ये सटायर है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का। इसमें आपको मल्टीकल्चरलिज्म देखने को मिलेगा एंड इलेक्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं पार्टिकुलर एथनिक ग्रुप पे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, यूरोपियंस, इस पे क्या इफेक्ट है ये भी दिखाया गया है। फर्स्ट वॉल्यूम नाइपल्स की इंडियन ट्रायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें आपको कई सारे वर्क देखने को मिलेंगे। तो पहला है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, 1964 में आता है। कई बार सीक्वेंस में लगाने को आपको मिलेगा। नॉन फिक्शन आप देखेंगे ये वर्क। विच बुक फॉर्म्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रायोलॉजी? तो सेकेंड पार्ट है इंडिया अ वंडेड सिविलाइजेशन, 1977 में पब्लिश होता है इंडिया अ वंडेड सिविलाइजेशन। थर्ड वॉल्यूम क्या है इस इंडियन ट्रायोलॉजी का? तो इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ, ये है थर्ड पार्ट, 1990 में आता है। पहला पार्ट है एन एरिया ऑफ डार्कनेस 1964, सेकंड इज इंडिया वंडेड सिविलाइजेशन 1977, थर्ड इज इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ 1990। ये सारे नॉन फिक्शन आप देखेंगे। विच वर्क इज सबटाइटल एज इस्लामिक जर्नी? काफी इंपॉर्टेंट वर्क है इस्लामिक जर्नी एमंग द बिलीवर्स, ये वर्क है इनका, एंड इस्लामिक जर्नी नाम से भी इसका आप सबटाइटल देखेंगे। 1981 में वर्क आता है। विच बुक रिविजिट्स इस्लामिक कंट्रीज आफ्टर नीटली 20 ईयर्स? तो बियॉन्ड बिलीफ, इसमें आप देखते हैं इस्लामिक कंट्रीज की बात होती है आफ्टर नियरली 20 ईयर्स। विली चंद्रन, ये किसमें प्रोटोगोनिस्ट है? तो ये दो वर्क में आपको प्रोटोगोनिस्ट देखने को मिलेंगे, हाफ अलाइव एंड मैजिक सीड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस दिए हैं। हाफ अलाइव, ठीक है, विली चंद्रन। विच नॉवेल कंटिन्यूज विली चंद्रन स्टोरी? तो मैजिक सीड्स, दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। इस वर्क की सेटिंग है इंडिया, अफ्रीका और यूरोप में। ओके, इस वर्क को 2001 मैन बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, हाफ अलाइव को, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाफ अलाइव। इस वर्क को 2001 बुक मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है और पहला वर्क था ये इस सीरीज का, जिसका सेकंड पार्ट है मैजिक सीरीज, 2004 में पब्लिश होता है। इसमें हम कैरेक्टर देखते हैं विली समरसेट चंद्रन और दूसरा कैरेक्टर है एना। ओके, इसमें एक और कैरेक्टर है सरोजनी। एनिग्मा ऑफ अराइवल, ये कैसा वर्क है? तो ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, 1987 में ये पब्लिश होता है और इसका टाइटल है द एनिग्मा ऑफ अराइवल और नॉवेल इन 5 सेक्शंस। ये आपको याद रखना है, नॉवेल इन 5 सेक्शंस। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है 5 सेक्शन में, जो कि ग्रोइंग फैमिलिटी को दिखाता है और चेंजिंग परसेप्शंस, किसके? नायपॉल के। जब वो कई सारी कंट्रीज से होकर आता है, अपने त्रिनिदाद और टोबैको ये दोनों जगह को छोड़कर, उसकी नेटिव कंट्रीज को छोड़ के बहुत सारी वेरियस कंट्रीज में जाता है, तो क्या क्या वो चीजें देखते हैं, क्या क्या चेंजिंग उनके परसेप्शंस होते हैं, उनको इन्होंने बताया है। इसका पहला सेक्शन है जैक्स गार्डन। ओके, ना डिटेल में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऑटोबायोग्राफिकल फिक्शन है। नायपॉल वर्क फॉर, इन्होंने किसके लिए वर्क किया था? तो इन्होंने बीबीसी कैरेबियन वॉइसेस के लिए वर्क किया था। नायपॉल इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो इन्हें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में भी आप पढ़ते हैं। दैट्स व्हाई मैंने आपसे बोला था कि इंडियन लिटरेचर में
कहीं कहीं आपको दिख जाता है, हालांकि ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक पार्ट है। अ रिकरिंग कंसर्न इन नायपॉल्स राइटिंग वो क्या देखने को मिलेगी? एग्जाइल एंड डिस्प्लेसमेंट। विच कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू द मिमिक मैन? मिमिक मैन कौन है? तो अभी हमने बात की थी राल्फ सिंह, मिमिक मैन है। बेंड इन द रिवर, इसमें कौन सा कैरेक्टर है? तो सलीम है। बेंड इन द रिवर, सलीम इंडियन मुस्लिम। विच कैरेक्टर बिलोंग टू अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास? तो मोहन बिस्वास है इसमें। विच स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब नायपॉल्स लिटरेरी कंसर्न? तो आपको कोलोनिज्म देखने को मिलेगा, माइग्रेशन एंड आइडेंटिटी। अब आपको मैच करना है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो मोहन बिस्वास ये करेक्टली मैच्ड है। मिमिक मैन क्या होगा? राल्फ सिंह। हाफ अ लाइफ, इसमें आप देखेंगे विली चंद्रन। और बेंड इन द रिवर में देखेंगे सलीम। ओके। नेक्स्ट है आपको क्रोनोलॉजी में ऑर्डर करना है। द मिस्टिक मैसूर, माइगल स्ट्रीट, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एंड द मिमिक मैन। इन सभी वर्क को आप क्रोनोलॉजी में लगाएं। तो सबसे पहले वर्क आता है मिस्टिक मैसूर, 1957 में आता है। उसके बाद आता है 1959 में माइकल स्ट्रीट, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये इनका पब्लिश होता है 1961 में। ओके। मिमिक मैन पब्लिश होता है 1967 में। इनका एक वर्क है इन अ फ्री स्टेट, जो कि बुकर प्राइज विनर है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका क्या होगा? 1 2 3 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो पहला कौन सा वर्क था? तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस, मैंने आपको बताया था 1964। नेक्स्ट था इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, ये आता है 1977 में। एंड इंडिया अ मिलियन म्यूटनीज नाउ, ये आता है 1990 में। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द करेक्ट सीक्वेंस? तो हाफ अ लाइफ, मैजिक सीट्स, हाफ अ लाइफ, द मिमिक मैन, माइगल स्ट्रीट, द बेंड इन द रिवर, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो हाफ अ लाइफ के बाद ही मैजिक सीट्स आता है, ये 2001 का है वर्क, और ये 2004 का है। ठीक है। अब हम बात करें द मिमिक मैन की। तो द मिमिक मैन आता है 1967 में, और माइकल स्ट्रीट आता है 1959 में। अब बेंड इन द रिवर, ये वर्क आता है 1979 में। हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये आता है 1961 में। तो इसलिए करेक्ट जो होगा वो 1 होगा, ए। मैच द कैरेक्टर विद द वर्क। तो मोहन विश्वास है, विली चंद्रन है, राल्फ सिंह है और सलीम है, ये आपको मैच करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं। तो मोहन विश्वास आप देखते हैं ये हाफ अ लाइफ में है, द मिमिक मैन राल्फ सिंह में है, हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, इसमें आपको कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलेगा? मोहन विश्वास। सलीम देखने को मिलेंगे बेंड इन द रिवर में। ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का बी, 2 का सी, लेट मी सी। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका 3। ठीक है। एंड हाफ अ लाइफ इसका हो जाएगा बी। यहाँ पे हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। राइट। डी का है 4, सलीम पेन इन द रिवर, ये आप देख सकते हैं। अब सामने आपको बहुत सारे वर्क और भी देखने को मिलेंगे। हु इज द नरेटर ऑफ मिमिक मैन? तो राल्फ सिंह है। विच नॉवेल इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द थीम ऑफ मिमिक्री? मिमिक्री में आप देखती हो मिमिक मैन, मिमिक्री आपने पढ़ा होगा बहुत सारे टर्म्स जब आप थ्योरी पढ़ते हैं। मिमिक्री क्या है? जो कोलोनाइजर है उनकी नकल, कंप्लीट जब भी आप किसी की नकल करते तो 100% नकल नहीं कर पाते। ठीक है। तो कॉलोनियल मिमिक्री एंड फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी, ये यहाँ के मेजर कंसर्न है इस वर्क के। द स्ट्रगल फॉर हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये क्या सिम्बलाइज करता है? तो पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। सलीम प्रोटोगोनिस्ट है किस वर्क का? तो अ बेन इन द रिवर का। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन है। विच नॉवेल एक्सप्लोर्स पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका? तो पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका आपको किस वर्क में देखने को मिलेगा?
अ बेंड इन द रिवर, जिसमें सलीम हम देखते हैं पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीका की थीम आपको सेटिंग देखने को मिलती है। विच वर्क एग्जामिन्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन त्रिनिदाद, तो सफरेज ऑफ एल्विरा में हमने पढ़ा था, जिसको वीएस नायपॉल क्रिटिसाइज करते हैं। विली चंद्रन कितने नॉवेल में आते हैं? 2 नॉवेल में, मैजिक सीड्स, हाफ अ लाइफ, मैजिक सीड्स। ठीक है। विच थीम डोमिनेट्स हाफ अ लाइफ? तो एग्जाइल एंड रूटलेसनेस। अरेंज करना है आपको वर्क को क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो अब आप इसको सोचिए थोड़ा सा, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। मैं क्रोनोलॉजी एक बार आपको शुरू से बता दे रही हूँ। पहला इनका वर्क आता है द मिस्टिक मैसूर, नेक्स्ट आता है द सफरेज ऑफ एल्विरा, थर्ड आता है माइकल स्ट्रीट, मिगल स्ट्रीट, नॉट माइकल, मैंने कहीं कहीं शायद गलत बोला है। फोर्थ इज हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। एक और इनका वर्क आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, द मिमिक मैन आता है 1967 में। ठीक है। इन अ फ्री स्टेट एक इंपॉर्टेंट वर्क है। गोरिल्लाज भी कई बार वर्क पूछा गया है। अबेंड इन द रिवर आता है 1979 में। इसके बाद 1987 में एन एनिग्मा ऑफ द अराइवल, हाफ अलाइव 2001 में आता है। इसके बाद 2004 में मैजिक सीड्स। ठीक है, तो 1 2 3 4 सही है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। विच वर्क इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, यहाँ पे हम देखते हैं एन एनिग्मा ऑफ अराइवल, ये ऑटोबायोग्राफिकल है इन नेचर। तो हमने डिस्कस किया था, ये 5 सेक्शन में नॉवेल था, 5 सेक्शन में, और वीएस नायपॉल त्रिनिदाद और टोबैगो को छोड़कर और जगह जाते हैं, तो वहां पे जो उनके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं, परसेप्शन होते हैं, उसको इन्होंने बताया है। ठीक है। गोरिल्लाज आप वर्क का नाम याद रखेंगे। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है? तो मोहन विश्वास सर्च फॉर आइडेंटिटी राइट, राल्फ सिंह कोलोनियल मिमिक्री राइट, सलीम पोस्ट कोलोनियल अफ्रीका राइट, विली चंद्रन ट्रिनिदादियन इलेक्शन, ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिनिदादियन इलेक्शन जो है वो एसोसिएटेड है सफरेज ऑफ एल्विरा से, जिसको राइटर ने क्रिटिसाइज किया था। जो भी एथनिक ग्रुप्स के ऊपर जो इफेक्ट रहा है, इसके बेसिस पे उन्होंने इलेक्शंस को क्रिटिसाइज किया, सैटिराइज किया है। द वर्ड इज व्हाट इट इज, ये यहाँ पे हम देखते हैं अबेंड इन द रिवर की ओपनिंग में है, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया है। द वर्ड इज व्हाट इट इज। विच थीम इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ नाइपॉल्स नॉवेल, तो आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस की थीम देखने को मिलेगी। मैच करिए वर्क को थीम के साथ। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मिमिक मैन, अबेंड इन द रिवर। तो हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में आपको देखने को मिलेगा सर्च फॉर आइडेंटिटी। पोस्ट कोलोनियल अफ्रीका, ये आपको देखने को मिलेगा अबेंड इन द रिवर। मिमिक मैन में आपको देखने को मिलेगा मिमिक्री। और इसके अलावा हाफ अलाइव में आप देखेंगे एग्जाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है वो ए है। आप एक बार पीडीएफ को भी देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग केम फर्स्ट? द मिमिक मैन, ये पहले पब्लिश होता है, मैंने कई बार आपको पब्लिकेशन ईयर बता दिए, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा। द मिमिक मैन। विच वर्क इज मोस्ट लाइकली टू बी स्टडीड अंडर डायस्पोरा लिटरेचर, ये भी आपको ध्यान रखना है, इनके वर्क्स को आप डायस्पोरा लिटरेचर के अंडर में भी पढ़ते हैं। तो इनके सारे ही वर्क आप डायस्पोरा लिटरेचर में देखते हैं। अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, द मिमिक मैन, हाफ अलाइव। डायस्पोरा लिटरेचर में आपको एलिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एग्जाइल, ये सारी थीम देखने को मिलती है। माइग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सारे वर्क, ये सारी थीम इंपॉर्टेंट है। अब वन लाइनर्स देख लेते हैं। मोहन विश्वास, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, आइडेंटिटी एंड डिस्प्ले इंडिपेंडेंस, आपको थीम देखने को मिलेगी। तुलसी हाउस, यहाँ पे हनुमान हाउस, इसका जिक्र किया गया है। राल सिंह, ये मिमिक्री और कोलोनियल आइडेंटिटी क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी द मिमिक मैन में। सलीम अबेंड इन द रिवर वर्क में है, पोस्ट कोलोनियल अफ्रीका सेटिंग है। विली चंद्रन 2 वर्क में है, हाफ अ लाइफ, मैजिक सीड्स, एग्जाइल एंड रूटलेसनेस की थीम देखने को मिलेगी। इंडियन ट्रायोलॉजी, ये तीनों वर्क आप देखिए। एन एनिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया विंडेड सिविलाइजेशन, इंडिया अ मिलियन विटनेस ना। इसमें थीम्स आप देखते हैं डायस्पोरा, एग्जाइल, मिमिक्री, कोलोनिज्म एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर वीएस नायपॉल। एंड नेक्स्ट राइटर हैं कमला दास। कमला दास से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चंस बायोग्राफी से, इसके अलावा इनके कलेक्शन से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर व्हेन यू टॉक अबाउट कन्फेशनल पोएट्री, कन्फेशनल पोएटिस, जिसमें सिल्विया प्लाथ का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है अमेरिकन लिटरेचर में, तो इन्हें कंपेयर भी किया जाता है। एंड इनका जो शुरुआत का जो नाम था, जो आप कह सकते हैं मैडन नेम, वो था माधवी कुट्टी। ओके,
तो इनका आप जो मैडन नेम देखेंगे दैट वाज माधवी कुट्टी। इनका जन्म होता है 1934 में, 2009 में उनकी डेथ होती है। और जब शादी के बाद इनका जो नाम होता है वो होता है कमला दास। इन्होंने इंग्लिश में भी वर्क लिखे हैं एंड मलयालम में भी लिखे हैं, दोनों आपको याद रखने हैं। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, माई स्टोरी। एंड इन्होंने अपना रिलीजन भी चेंज किया था 1999 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमला दास वॉज बोर्न इन, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरला में इनका जन्म हुआ था 1934 में। इनकी डेथ होती है 75 की एज में 2009 में। इनका जो वर्क है माई स्टोरी, इसका एक और टाइटल है एंते कथा। ये भी पूछा गया है, एंते कथा। ओके। शी वॉज बोर्न इन पुन्नारुक्रम, केरला। एंड केरला के कल्चर से, ट्रेडिशन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रही हैं। इनकी मदर का क्या नाम है? तो बालामणि अम्मा। ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये भी मलयालम पोएट रही हैं और इसी वजह से कमला दास के करियर पे इनका बड़ा प्रभाव रहा है। कमला दास इज बेस्ट नोन एज, तो शी इज नोन एज पोएटिस एंड ऑटोबायोग्राफर, क्योंकि इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, माई स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी राइटर के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है। इनका फर्स्ट मेजर कलेक्शन, तो इनकी जो कलेक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रेस्क्राइब्ड पोएट आपसे पूछी जाती है किस कलेक्शन से है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इनका जो पहला जो कलेक्शन है इंपॉर्टेंट, वो है समर इन कैलकाटा। 1965 में ये कलेक्शन आता है, समर इन कैलकाटा। और इस वर्क के साथ ही हम देखते हैं इंडियन इंग्लिश पोएट्री में टर्निंग पॉइंट आता है। 1965 इसका पब्लिकेशन ईयर है। इसके बाद दूसरा कलेक्शन आता है, वो आता है द डिसेंडेंट्स। 1967 में आता है द डिसेंडेंट्स। क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। इस वर्क में शी एक्सप्लोर्ड पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड आइडेंटिटी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? माई स्टोरी। ओके। इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये पब्लिश कब हुआ होता है, तो माई स्टोरी पब्लिश्ड इन 1976। ओरिजिनली किस लैंग्वेज में पब्लिश होता है, ये भी आपको याद रखना है। सो दिस वर्क वाज ओरिजिनली पब्लिश इन मलयालम। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट फर्स्ट अपीयर्ड एज एंते कथा इन मलयालम। मलयालम टाइटल क्या है? एंते कथा। द पोएम बिगिंस विद लाइन आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। एन इंट्रोडक्शन, यहाँ पे जितने भी वर्क आप देख रहे हैं ये चारों वर्क इंपॉर्टेंट है। इसमें एन इंट्रोडक्शन कई सारे सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और इसकी बहुत सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है। इस पोएम में ये बात करती हैं फेमिनिन आइडेंटिटी की एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस की। विच पोएम इज ऑफन रिगार्डेड एज कमला दास फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो, तो एन इंट्रोडक्शन ही जानी जाती है फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो के तौर पे। तो इसलिए आप देख पा रहे हो काफी क्वेश्चन एन इंट्रोडक्शन से आ रहे हैं। द पोएम चैलेंजेस जेंडर नॉर्म्स एंड असर्ट्स अ वुमेन राइट टू सेल्फ डेफिनेशन। ओके। ये जो इंट्रोडक्शन पोएम है, इट टॉक्स अबाउट जेंडर नॉर्म्स एंड इट asserts a woman's right to self definition। ड्रेस इन साड़ी बी गर्ल, ये लाइन कहाँ से आती है? ड्रेस इन साड़ी बी गर्ल, बी माधवी कुट्टी, बी एमी। तो ये इंट्रोडक्शन से ही लाइन्स हैं। आप लोग चाहें तो टाइम निकाल के एक बार इसको रीड कर सकते हैं। विच पोएम्स एग्जामिन सोशल एक्सपेक्टेशन इम्पोज्ड ऑन विमेन, तो इंट्रोडक्शन में ये बात की जाती है जैसे आफ्टर मैरिज व्हाट इज द रोल ऑफ ए विमेन दैट इज डिसाइड बाय सोसाइटी, इट इज डिस्कस्ड इन दिस। द ओल्ड प्ले हाउस, ये प्राइमरली क्या क्रिटिसाइज करता है? तो ये पैट्रियार्कल मैरिज को क्रिटिसाइज करता है। थीम याद रखनी है। द ओल्ड प्ले हाउस क्रिटिसाइजेस पैट्रियार्कल मैरिज। इसमें इन्होंने बात की है मैरिज के बारे में, दैट इज अ रिस्ट्रिक्टिव इंस्टीट्यूशन दैट सप्रेसेस फीमेल इंडिविजुअलिटी। यू कॉल्ड मी वाइफ, ये लाइंस कहाँ से आती हैं? यू कॉल्ड मी वाइफ, ओल्ड प्ले हाउस से। एंड द ओल्ड प्ले हाउस। विच पोएम सेलिब्रेट्स फीमेल सेक्सुअलिटी एंड सेल्फ अवेयरनेस, तो द लुकिंग ग्लास इसमें एक बात करती हैं। तो द लुकिंग ग्लास इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये भी प्रेस्क्राइब्ड है। सेंट्रल थीम क्या है? तो सेंट्रल थीम फीमेल डिजायर एंड सेल्फ रिकॉग्निशन। फीमेल डिजायर एंड सेल्फ रिकॉग्निशन। विच पोएम पोर्ट्रेट्स इमोशनल एम्पटीनेस एंड रिलेशनशिप, सो द फ्रीक्स। पोएम का नाम है द फ्रीक्स। अगर आपकी एग्जाम में प्रेस्क्राइब्ड होती है पोएम, तो कई बार आपसे कलेक्शन में पूछा जाता है कि किस कलेक्शन में ये पोएम पब्लिश हुई है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, द लुकिंग ग्लास, ये किस कलेक्शन में आती है? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स में। ठीक है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। इन्होंने इस्लाम में कब कन्वर्ट किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1999 में।
आफ्टर कन्वर्जन इनका क्या नाम हो गया? तो कमला सुरैया। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन्होंने एक नॉवेल लिखा था, नॉवेल भी इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेट ऑफ लस्ट। क्या नाम है? अल्फाबेट ऑफ लस्ट। 1976 में इन्होंने ये वर्क लिखा है। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, ये जो कलेक्शन है इसका पब्लिकेशन ईयर 1973 आप नोट कर लेंगे। इनका एक और कलेक्शन है 1984 में आता है, कलेक्टेड पोएम्स। और एक इनका वर्क है ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, 1996 में आता है। ओके। कमला दास बिलोंग्स मेनली टू, तो इनकी अगर हम बात करें तो इंडियन इंग्लिश पोएट्री में हम इन्हें इंक्लूड करते हैं। डोमिनेंट थीम आपको क्या देखने को मिलेगी? थीम देखने को मिलेगी आपको फीमेल आइडेंटिटी एंड लोनलीनेस। माई मदर एट 66, ये 11th या 12th में, आई थिंक 11th में प्रेस्क्राइब है ये पोयम, माई मदर एट 66। सो शी टॉक्स अबाउट एजिंग एंड फियर ऑफ सेपरेशन फॉर हर मदर। विच पोएटिक फीचर इज मोस्ट एसोसिएटेड कमला दास? तो जब भी कन्फेशनल पोएट्री की बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्फेशनल पोएटिस मानी जाती हैं कमला दास। कन्फेशनल वॉइस इनके वर्क में देखने को मिलेगी, पर्सनल कन्फेशनल वॉइस। सो शी इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोर मोस्ट कन्फेशनल पोएट, क्योंकि इनके पहले कभी किसी ने कन्फेशनल वे में नहीं लिखा है। हर पोएट्री इज ऑफन कंपेयर्ड विद विच लिटरेरी मूवमेंट? तो मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी राइटर के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट का नाम, जॉनरा, टर्म्स, ये सब याद रखेंगे। कन्फेशनल पोएट्री लाइक सिल्विया प्लाथ एंड एन सेक्सटन, दोनों राइटर को नाम याद रखेंगे। इन दोनों राइटर्स के जैसे इन्होंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को पोएट्री में कन्वर्ट किया। Which statement best describes Kamala Das' contribution? So she transformed Indian English poetry through her candid exploration of female experience. Okay, so this was all about Kamala Das. इनके कुछ एक और वर्क हैं, पद्मावती, द हार्लट एंड अदर स्टोरीज, ये आप याद रखेंगे इसका नाम। के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्हेन शी वाज 15 इयर्स ओल्ड इनकी मैरिज हो जाती है एक बैंक ऑफिसर से जिनका नाम था के माधव दास, एंड हर मैरिटल लाइफ वाज नॉट हैप्पी एट ऑल, व्हिच वाज एक्सप्रेस्ड इन हर वर्क्स। इनकी कई सारी पोएम में आप ये कन्फेशन देखेंगे। तो इनकी वर्क याद रखेंगे आप, कलेक्शन के नेम सीक्वेंस वाइज। तो पहला जो कलेक्शन था समर इन कैलकाटा 1965, देन 1967 द डिसेंडेंट्स, इसके बाद 1973 में आता है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ओके, ये वर्क्स आपको याद रखने हैं। इन्होंने एक पार्टी भी फाउंड करी थी, ईयर उसका नहीं है गिवन, लोक सेवा, उस पार्टी का नाम था लोक सेवा, ये पॉलिटिकल पार्टी थी। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें मिलता है कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1985 में, ये भी आप याद रखेंगे। शी गॉट साहित्य अकेडमी फॉर कलेक्टेड पोएम्स इन द ईयर 1985। तो जितने भी इंडियन राइटर्स हैं उनका साहित्य अकेडमी अवार्ड याद रखेंगे। एंड माई स्टोरी इन्होंने लिखी थी एट द एज ऑफ 42। ओके, समर इन कैलकाटा की बात करें तो इसमें 51 पोएम्स हैं, द डिसेंडेंट्स में 29 पोएम्स हैं, एंड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स में 33 पोएम्स हैं। इनका एक और वर्क है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ओके, एक वर्क है द लव क्वीन ऑफ मालाबार, ये मेमोयर है। फ्रेंडशिप, इनकी फ्रेंड थी कैनेडियन फ्रेंड मैरिली वेस्टबोर्ड, इसकी इनकी और मैरिली की फ्रेंडशिप के ऊपर ये मेमोयर लिखा गया है, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं। तो ये कुछ वर्क्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। आप कुछ और भी पॉइंट्स अलग अलग सोर्सेज से देख सकते हैं, बट दीज वर्स द basic information. Okay, so this was all for today. Thank you so much. We will meet again in the next class.